Good morning, dear students. This is Akashdeep Singh, your mathematics mentor, and welcome to our revision through question series. और हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। अगर आज आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप पिछले 3 लेक्चर्स भी इसी से जरूर देखें। इस लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और उसमें आने वाले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आईआईटी वाले चाह के भी उस टॉपिक से सवाल छोड़ नहीं सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी, और उस थ्योरी से रिलेटेड आईआईटी में आए हुए पिछले सालों के कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बोर्ड्स, जे मेंस और जे एडवांस हर जगह पूछी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी की कि मान लिया हमें a कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है और fx एक इंटीग्रेबल फंक्शन दिया हुआ है 0 to a इंटरवल में। तो 0 to a fx dx बराबर निकल के आता है 0 to a f of a minus x dx के। आई होप आपको याद भी आ गया होगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल के वाया होके जाता है। अब जरा इसके प्रूफ को जल्दी से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया fx का जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो 0 to a में इसकी जो इंटीग्रेशन है ये एरिया अंडर आ जाएगी, जो आपके सामने शेड हुई है। अब आप क्या कीजिए, एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, x को -x रिप्लेस कीजिए। जब आप वो रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है जो हमारा जो नया ग्राफ निकल के आएगा वो हमारे प्रेजेंट ग्राफ की मिरर इमेज निकल के आएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो वही चीज आपकी ये उस साइड पीछे निकल गई और ये बन गई। आप नोटिस करेंगे ये एरिया और ये एरिया बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां इस वक्त फंक्शन कौन है, f of -x, और ये एरिया क्या निकल के आएगा 0 to a नहीं, अब -a to 0 आएगा। किसका? इस फंक्शन का। तो ये आ गया। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप क्या कीजिए, x को x -a से रिप्लेस कीजिए यहां पे, ताकि हम इस ग्राफ को a यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर सकें। तो आप नोटिस करेंगे वहां पे अब जो हमें एक नया फंक्शन मिला है वो फंक्शन होगा f of नेगेटिव ऑफ x माइनस ए, मतलब f of a माइनस x। अब फंक्शन तो f of a माइनस x हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर आप 0 to a में करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपको ये एरिया मिलेगा जो कि इसके बराबर था, जो कि इसके बराबर था, जिसके जरिए हमें इन तीनों इंटीग्रल्स की इक्वलिटी का पता लगता है। अब इस इक्वलिटी के बाद अगली जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है जेई एडवांस 2019 लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है जो इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, टोटल स्टेप्स 3 हैं। सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि अपने इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। अब एक्चुअली सवाल लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी यहां लिखी हुई है, तो हमें लगता है लो जी यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, तो क्योंकि पता ही था। लेकिन पेपर में कैसे जाने? पेपर में जाने का सिंपल तरीका यह है कि हमें पता है cos थीटा और sin थीटा एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं अगर आप थीटा को पावर 2 माइनस थीटा से रिप्लेस करें। बस यही क्लू है इस प्रॉपर्टी का। अब हम उस गिवन इंटीग्रल में अपने 3 स्टेप्स लगाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रल आएगा उस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को ऐड करेंगे स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में एक आसान सा इंटीग्रल निकल के आता है जिसे इवेल्युएट करना आसान होता है। तो आइए अब जरा उन तीनों स्टेप्स को देखते हैं और इस इंटीग्रल को मिलकर इवेल्युएट करते हैं। तो ये तीनों स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अपने उस इंटीग्रल पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जैसे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, थीटा को पावर 2 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, आपका जो इंटीग्रल कैपिटल आई है वो कुछ ऐसा स्वरूप ले लेगा, क्योंकि हमारा ये जो cos थीटा है sin थीटा में कन्वर्ट होगा, और हमारा ये जो sin थीटा है ये cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा इंटीग्रल आई कुछ इस तरह से स्वरूप ले लेगा। अब अगला स्टेप क्या है कि हम इन दोनों इंटीग्रल्स को ऑफ कोर्स ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा हो जाएगा, और नीचे पावर आपकी 5 ही रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब आप जब कैंसिलेशंस करेंगे तो नीचे आपके पास पावर 4 रह जाएगी। अब हल्की सी बात, अगर मैं इन दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा बाहर कॉमन ले लूं तो बाहर वो 4 पावर के साथ cos के थीटा हो जाएगा, cos के थीटा ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अंदर स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा जब इसके नीचे जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा हो जाएगा, और हमारा जो इंटीग्रल है 2i वो 3 टाइम्स ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है, सिंपल सी बात कि यहां पे इस इंटीग्रेशन को कंप्यूट करना है। मोस्टली बच्चे यहां प्रॉब्लम क्या करते हैं कि ये tan थीटा को वो नया वेरिएबल t पुट करके ऊपर वेरिएबल जो सीकेंट के थीटा दिया हुआ है जो उसका डिफरेंशिएशन बनता है, इसे देके tan थीटा को t पुट कर देते हैं। यहीं पे वो हल्की सी गलती कर जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन और मुश्किल हो जाती है।
तो हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज नीचे ब्रैकेट में दी गई इस पूरी चीज को नया वेरिएबल टी पुट कर दीजिए। किस तरीके से? कुछ ऐसे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा को अगर मैं टी पुट करता हूं तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा dt हो जाएगा। अब यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के साथ सेट होने के बाद अब हमारी जो अगली कॉम्पिटिशंस है वो कुछ इस तरह से चलेंगी। क्योंकि यहां पर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा को t लिया हुआ है तो इसलिए हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा 2 टाइम्स t माइनस 1 हो जाएगा और हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा 2 टाइम्स t माइनस 1 dt हो जाएगा। जब आप इस सारी चीजों के कंप्यूटेशंस के बाद इसे आप इंटीग्रल में पुट करेंगे, आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह से रूप ले लेगा। क्यों? आपकी जो लिमिट है 1 से इन्फिनिटी इसलिए जा रही है क्योंकि आप जब देखेंगे जब आप थीटा 0 लेंगे तब t 0 हो जाएगा और थीटा जब पावर 2 के पास जाएगा क्योंकि tan इंफिनिटी के पास जाएगा तो t इंफिनिटी के पास जाएगा। हमारा इंटीग्रल कुछ ऐसा स्वरूप ले लेगा। अब इसकी कंप्यूटेशंस के बाद आप जब आगे जाएंगे तब ये और सिंपलीफाई होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। यह एक्स्ट्रा बात बस यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी अपर लिमिट इंटीग्रेशन की इंफिनिटी हो जाए तो काइंडली उसे डायरेक्ट ना पुट कीजिए, उसे कोई अल्फा ले लीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद अल्फा में आंसर निकालिए और एंड में अल्फा गोस टू इंफिनिटी लीजिए। जिस तरह से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो चुकी है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये कुछ उस तरह से बन जाएगी इजी इंटीग्रेशन। अब आप जब अपर लिमिट अल्फा डालेंगे और अल्फा गोस टू इंफिनिटी करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे। उसके बाद जब आप t को 1 डालेंगे, t को 1 डालने के बाद ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन आपके पास बाहर नेगेटिव है क्योंकि वो लोअर लिमिट है। ये पहला वाला एक्सप्रेशन आपके पास -1/2 और अगला एक्सप्रेशन आपके पास 1/3 हो जाएगा। जब आप इसे कंप्यूट करेंगे ये -1/6 आएगा, इसके साथ ये 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 into 3 ये आपके पास 1/2 आ जाएगा और हमारा इंटीग्रल एक्चुअली में 0.5 दैट इज 1/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद अब हम आगे चलते हैं और इसे बेहतर प्रॉपर्टी और एक बेहतर क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है और हम सभी उसको जानते हैं और वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। अगर मेरे पास इंटरवल a to b में एक इंटीग्रल फंक्शन fx दिया हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ सकते हैं, जहां पे सी कोई पॉइंट अगर हमें a से b के बीच में मिल जाए। अगर हम इसी चीज को ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो a to b में अगर हमारा फंक्शन fx का ग्राफ इस तरह से है तो a to b में उसकी इंटीग्रेशन ये वाला एरिया निकल के आएगा। अब अगर मैं कोई पॉइंट c a से b में ले लूं तो a to c में जो इंटीग्रेशन है ये पहला हिस्सा आएगा और c to b में जो इंटीग्रेशन है दूसरा हिस्सा आएगा और इन दोनों का जुड़ाव आपको ये वाली इंटीग्रेशन दे देगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं हम इसी इंटीग्रल को और हिस्सों में भी तोड़ सकते थे। मान लिया यहाँ पे पॉइंट अगर c1 c2 दिया होता तो हम इसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन a to c1 इंटीग्रेशन c1 to c2 इंटीग्रेशन c2 to b में भी तोड़ सकते थे एंड फाइनली मैनी में भी तोड़ सकते हैं। अब जरा इसी प्रॉपर्टी की जो एप्लीकेशन है हम कोशिश करते हैं एक सवाल में यूज कर सके, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ये जो गिवन प्रॉपर्टी है ये सिर्फ तब लगती है जब हमारे पास जो फंक्शन दिया हो जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है वो एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन हो, जैसे mod x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लीस्ट इंटीजर ऑफ x एंड मेनी मोर। अब आपके सामने अगर आप वहां ध्यान से देख पा रहे हैं फंक्शन के अंदर ही आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ। अब ये फंक्शन देखिए वो आपसे पूछता है कि आपको कैपिटल I दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन है -1 से 2 में x टाइम्स f of x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस f of x प्लस 1 dx। आपने इस I को कंप्यूट करने के बाद 4i-1 को कंप्यूट करना है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था और ये जे एडवांस 2015 में आया था। तो आइए जरा मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं फंक्शन के अंदर f of x कर दिया हुआ तो पक्की बात है अब अगर x पॉजिटिव हो और x के 2 से छोटा हो तो हम x को √2 से छोटा लेते हैं। सिमिलरली अगर x पॉजिटिव हो और हमारा x के 2 से बड़ा हो तो हमारा जो x है वो √2 से बड़ा हो। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलती है कि हम इस इंटीग्रल को सबसे पहले दो इंटीग्रल्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे -1 से √2 में प्लस इसे तोड़ेंगे हम √2 से आगे 2 में। और अब ध्यान से देखिए अगर हमारा इनपुट x √2 से 2 के बीच में लाई करता है तो पक्की बात है हमारा जो x स्क्वायर है वो एक्चुअली लाई करेगा 2 से 4 के बीच में। अब अगर हम अपने फंक्शन को ध्यान से देखें इस फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 2 से आगे लाई करे तो फंक्शन 0 हो जाता है, मतलब हमारे पास इस इंटीग्रल में न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा x √2 से 2 के बीच में लाई करेगा तो x प्लस 1 √2 प्लस 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, जिससे हमें पता लगता है कि ये नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। ऊपर 0 नीचे 2 प्लस 0 मतलब √2 से 2 में तो ये इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगी। मतलब हमें अब सिर्फ कंप्यूट करना है इस इंटीग्रेशन को -1 से √2 में।
अब क्योंकि फंक्शन के अंदर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इस पार्ट को इंटीजर्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब हम इसे तोड़ते हैं कहां से कहां पे, -1 से 0 में, आगे 0 से 1 में, और लास्ट में हम इसे तोड़ने जा रहे हैं 1 से √2 में। अब अगर आप ध्यान से अगर हमारा इनपुट x -1 to 0 के बीच में लाई करेगा, तो पक्की बात हमारा जो x है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि अगर फंक्शन के अंदर इनपुट 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब 0 to 1 में हमारा फंक्शन एक्चुअली में 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब हमारे पास -1 to 0 में न्यूमरेटर में जो f(x) है वो केवल 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें नीचे f(x+1) को, तो नोटिस कीजिए अगर हमारा इनपुट x -1 to 0 के बीच में, तो पक्की बात है हमारा जो x+1 है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमारे फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 0 to 1 में वो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। मतलब हमारे जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, मीनिंग ये वाला पार्ट भी हमारे पास केवल और केवल 0 हो गया। सिमिलरली अब अगर हम आगे बढ़े, हमारा इनपुट अगर 0 to 1 के बीच में लाई करे, तो आप नोटिस करेंगे हमारा जो x है फिर दोबारा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, एंड फिर दोबारा हमारा जो न्यूमरेटर है f(x) वाला पार्ट वो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें नीचे वाले पार्ट में f(x+1) में, वहां पर अगर ध्यान से देखें अगर x हमारा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा जो x+1 है वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। और अगर हम अपने फंक्शन में ध्यान से देखें 1 से 2 में फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, तो वो पार्ट केवल 1 हो जाएगा। मतलब नीचे वाला पार्ट इस केस में आपके पास 1 निकल के आएगा, लेकिन न्यूमरेटर 0 होने की वजह से ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। इट्स अ नाइस थिंग कि सारे पार्ट 0 आ रहे हैं, लेकिन अब ध्यान से यहाँ पे अब अगर हमारा इनपुट 1 से √2 के बीच में लाई करता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए x अगर हमारा 1 से √2 के बीच में लाई करेगा, तो x ऑफ कोर्स हमारा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। अब अगर हम अपने फंक्शन को देखें, फंक्शन के अगर अंदर इनपुट 1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो हमें पता है फंक्शन इसे आइडेंटिफाई करता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर उस केस में 1 हो जाता है। मतलब हमारे पास इस केस में ऊपर x × 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे अगर आप ध्यान से देखें f(x+1) को अगर हमारा इनपुट x 1 से √2 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा जो x+1 है वो 2 से 1 + √2 के बीच में लाई करेगा। अब हमारे अगर फंक्शन को आप ध्यान से देखें, फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 2 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन 0 हो जाता है। मतलब हमारे पास इस केस में नीचे 2 + 0 हो जाएगा। मतलब सारा कुछ कटा के हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा x/2 की इंटीग्रेशन 1 से √2 में। अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये चीज निकल के आएगी, ऑफ कोर्स x²/4 निकलेगी और 1 से √2 में रह जाएगी। अब इसे कंप्यूट करना बड़ा आसान है। आप क्या कीजिए 1/4 बाहर रखिए, x² में ऊपर डालिए वो 2 आएगा, नीचे इसे 1 डालिए -1 आएगा, तो 2 - 1 1/4, मतलब ये आंसर 1/4 हो जाएगा। अब अगर हमारा इंटीग्रल कैपिटल I 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4i - 1 आपके पास आंसर इस केस में केवल 0 निकल के आएगा। अगर आपने इसमें ध्यान से देखा, इस सारी कंप्यूटेशंस में दो ही चीज यूज हुई। पहली कि हमने कैसे इंटीग्रेशन को ब्रेक किया, और इंटीग्रेशन को ब्रेक करने के बाद हर सब इंटरवल में किस तरीके से इस पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन पे काम किया। अब हम आगे चलते हैं और इससे बेहतर प्रॉपर्टी और बेहतर सवाल को मिलकर डिस्कस करते हैं। अभी तक पढ़े 2 सवालों ने हमारा काफी टाइम लिया, क्योंकि हमने उसके साथ थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करी और फिर उन अच्छे सवालों को मिलकर डिस्कस किया। लेकिन जरूरी नहीं कि जेईई एडवांस में आने वाला हर सवाल इतना ही समय ले। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं तो झटपट हो जाते हैं। तो आइए डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड 2 और सवालों को डिस्कस करते हैं जो जेईई एडवांस में आए हुए। जिस तरह से क्वेश्चन ये देखेंगे आप कि अल्फा आपको डिफाइन किया गया है 0 to 1 में, एक बड़ी खतरनाक सी इंटीग्रेशन और एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन मांगा हुआ। अगर आप ध्यान से देखें इतना खतरनाक है नहीं, क्योंकि वो जो पावर में दी हुई चीज है 9x + 3 times tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है 9x + 3 times tan इनवर्स x को हम एक नया वेरिएबल t पुट कर सकते हैं। अब आप जब इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपके पास वो क्या आएगा 9 + 3/1 + x² टाइम्स dx, ये dt हो जाएगा। और अगर आप एलसीएम लेके इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यही चीज है जो वहां पे आ चुकी है। मतलब हमारे पास वो जो इंटीग्रेशन है केवल और केवल रह जाएगी e⁻t साथ में dt। बस जो चीज चेंज होगी वो है हमारी लिमिट्स। वो किस तरह से, जब आप इनपुट को 0 डालेंगे, x को 0 डालेंगे तो यस t 0 रह जाएगा, लेकिन जब आप अपने x को 1 डालेंगे तो ये 9 और ये 3 × π/4 मतलब 3π/4 रह जाएगा। मतलब ये आ गया आपके पास 9 + 3π/4। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी बड़ी आसान है और ये हमारे को अल्फा दिया हुआ है। मतलब यहां से हमारे पास अल्फा क्या निकल के आएगा, इसकी इंटीग्रेशन तो यही आएगी। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा e⁻9 + 3π/4 - e⁻0 वो 1 हो जाएगा।
अब इस 1 को आप इधर लेके जाएंगे तो आपके पास अल्फा प्लस 1 निकल के आएगा ई रेज़ पर 9 प्लस पाई बाय 4। ई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1 आपके पास रह जाएगा 9 प्लस 3 पाई बाय 4। और अब जब आप 3 पाई बाय 4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास वो जो एक्सप्रेशन है लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा माइनस 3 पाई बाय 4 जो आपसे पूछा गया है वो चीज आपके पास केवल और केवल 9 निकल के आएगी। मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। गुड क्वेश्चन। लेकिन अब अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में वो आपको क्या कहता है, फंक्शन ds टू ds डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, पावर 2 पे 3 दी हुई है और फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव 1 दिया हुआ। अब आपसे वो पूछ रहा है कि एक gx फंक्शन डिफाइन किया उसने x से पावर 2 में कुछ खतरनाक तरीके से। लेकिन थोड़ा ध्यान से, ये काफी आसान चीज है। कैसे, f डैश t इनटू कोसेकेंट t माइनस cot t कोसेकेंट t f ऑफ t। अरे यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, कोसेकेंट के साथ f का डेरिवेटिव और f के साथ कोसेकेंट के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो हमारे पास gx बड़ा आसानी से एक प्यारा सा फंक्शन निकल आएगा। किस तरीके से, कुछ ऐसे। gx हमारे पास निकल आएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x से पावर 2 में किसकी, d ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें, f ऑफ t इनटू कोसेकेंट ऑफ t निकल आएगा और ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वापस वो फंक्शन निकाल देती है तो आपके पास ये निकल आएगा आपके पास f ऑफ t इनटू कोसेकेंट ऑफ t। अब जब आप इसमें लिमिट डालेंगे, ऊपर वाली लिमिट पावर 2 है, जब आप इसमें लिमिट डालेंगे आपके पास क्या आएगा, f ऑफ पावर 2 इनटू कोसेकेंट ऑफ पावर 2, वो तो 1 होता है, माइनस आपके पास क्या आएगा, f ऑफ x रह जाएगा एंड कोसेकेंट ऑफ x रह जाएगी। और अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो पूछा कि 0 पे फंक्शन की लिमिट बताएं। नोटिस कीजिएगा यहां से जो g ऑफ x आपके पास निकल के आएगा, f ऑफ पावर 2 आपके पास क्या है 3 माइनस fx इनटू कोसेकेंट x, कोसेकेंट x को नीचे ले आएगी तो ये fx अपॉन sin x हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए हमारे फंक्शन की जो 0 पे वैल्यू दी है 0, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। मतलब अब हमसे अगर वो gx की लिमिट मांग रहा है कहां पे, 0 पे, तो वो हमसे एक्चुअली fx अपॉन sin x की 0 पे लिमिट मांग रहा है। जिस तरह से कंडीशंस दी हुई है वहां से हमें पता लगता है कि एक्चुअली 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर f डैश x आएगा, नीचे cos x आएगा। जब आप 0 पे लिमिट लेंगे तो ऊपर f डैश 0 आएगा, नीचे cos ऑफ 0 आएगा। f डैश 0 आपको 1 दिया हुआ है, cos ऑफ 0 1 होता है, मतलब 0 पे लिमिट इस वाले पार्ट की हो जाएगी 1, मतलब gx की 0 पे लिमिट आएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 निकल के आएगी। मतलब ये जो लिमिट है आपके पास 2 निकल आएगी। सच एन इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर और ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो भी पॉजिटिवली हो कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। अगर आपने इससे और कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस को झटपट से देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो प्लीज आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे आईआईटीएंस, अच्छे मैथमेटिशियंस की हमारे इस देश को, हमारी दुनिया को बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। हम अगली बार मिलेंगे आपके साथ क्लास 11th के कंसेप्ट के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।